हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेटा की 19 जनवरी 2021 देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन एक्सप्रेस से। देखो फ्रंट पेज पे हमारे सामने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनमें से नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला आर्टिकल, जिसका जिस्ट मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ कि ढाका को तो इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई कर दिए हैं 20 लाख, ठीक है। और पाकिस्तान जो है, अभी हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल रिलेशंस बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो पाकिस्तान को ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि इंडिया से कैसे वैक्सीन्स लिए जा सकें। तो पाकिस्तान गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, या फिर सेपी जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इनके थ्रू ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है कि इंडिया में बने हुए जो वैक्सीन्स हैं वो अपनी जनता को दे सके। ओके, तो अब सीधी बात तो कर नहीं पा रहा है पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। हम वैसे पुलवामा अटैक हो गया था और फिर रही सही में कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 को जैसे ही इनएक्टिवेट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसके बाद में पाकिस्तान ने पूरे ही रिश्ते तोड़ने की बात कर दी थी इंडिया के साथ में। तो वैसे तो देखो कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यहाँ पर जानना ज़रूरी है गावी क्या होता है और सेपी क्या होता है। तो इसके लिए पीपीटी में हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे चलें, हमारे सामने जो आर्टिकल है 2, देखो एक तो यहाँ पर ये है NCLAT और दूसरा है यहाँ पर NCLT। इन दोनों आर्टिकल्स को हम देखेंगे तो इस वाले आर्टिकल में तो जो इसरो की प्राइवेट, आप कह सकते हो जो एक प्राइवेट एक अथॉराइज्ड बॉडी है जिसका नाम है एंट्रिक्स, ठीक है। उसका देवास करके एक इंस्टीट्यूशन है, एक वो आप कह सकते हो कॉरपोरेट बॉडी है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। उनके बीच में 2005 का कोई एग्रीमेंट था एंट्रिक्स देवास, उसको लेकर के यूएसए की फेडरल कोर्ट में एक कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि गवर्नमेंट जो है वो देवास को $1.2 बिलियन पे करे। तो उस मुद्दे को लेकर के अभी गवर्नमेंट कहाँ पहुँच गई, NCLT में, कि बोले एक बार चेक तो करो कितना क्या पैसा देना है और क्या पूरा मुद्दा है, ठीक है। तो इसमें से हम इन दोनों आर्टिकल्स में से देखो ये फैक्ट्स तो इतनी काम की है नहीं, काम की चीज़ है वो है इन बॉडीज़ के बारे में जानना, जिसमें हम देखेंगे IBC के बारे में, NCLAT के बारे में और NCLT के बारे में आप खुद ढूंढोगे क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक PPT में पहले बता दी है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल्स कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो मैटर करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो NCLAT में जो मुद्दा है वो क्या है, इसमें ये आया है कि बिडिंग चल रही है कोई भी फॉर्म की, मान लो कोई रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई बैड लोन है, ठीक है, या स्ट्रेस्ड एसेट है, उसको अगर आप बिडिंग कर रहे हो और आपने टाइमलाइन दे दी, मान लो कि हाँ 15 फरवरी तक हम इसकी फाइनल ऑक्शन कर देंगे, और बिड में आ गई 4-5 लोगों ने बोली लगा दी, ठीक है। एक बंदे ने बोली लगाई, बोला कि मैं 5,000 करोड़ रुपए दे सकता हूं इस पर्टिकुलर फर्म को या इस बैड एसेट को या स्ट्रेस एसेट को टेक ओवर करने के लिए। हो गई बात फाइनल, और ये सबसे बड़ी थी, ठीक है। पर पता पड़ा कि इन जो छोटे दो थे और भी जो बिडर्स थे उनमें से कोई दूसरा बिडर आता है 15 फरवरी के बाद में, जो लास्ट डेट थी, बोला कि मैं इसको 6,000 करोड़ रुपए में खरीद लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो ये बिड मेरी तरफ करो। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये 6,000 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ से तो ज़्यादा ही है ना। तो इस केस में क्या है, जो बिडिंग प्रोसेस था वो टिल्ट होने का डर रहता है, और यही हुआ। और 6,000 करोड़ वाला जो लेट आया उसके बावजूद उसको अलाउ कर दिया गया, तब जाकर के ये मुद्दा पहुंच गया NCLAT में। और NCLT ने तो अलाउ कर दिया, बोला ठीक है हो सकता है ऐसा, बट NCLAT ने मना कर दिया कि बिडिंग टाइम पीरियड के टाइम पे ही अगर जो बिडिंग लग गई ना उसी को फाइनल करना है। अब आप बिडिंग टाइम पीरियड ओवरलैप हो गया, मतलब खत्म हो गया, और उसके बावजूद अगर कोई ज़्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार हो तो उसको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इस मुद्दे में, मैंने आपको क्रक्स बताया। तो हम पॉइंट देखेंगे इसमें से NCLAT और IBC के बारे में। इसके अलावा इस पेज पर और कोई भी इतना इंपॉर्टेंट, अच्छा हाँ, ये वाला आर्टिकल आप देखोगे, झारखंड में अभी हमें पता है कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट देखी थी, एडिटोरियल भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक पूरा रैकेट निकल के आया था जिसमें मिडिलमैन, स्कूल अथॉरिटीज़, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स और गवर्नमेंट स्टाफ, इनके बीच में एक नेक्सस देखने को मिला था। और जो बच्चे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप को बीच में ही गायब करने का काम किया था। तो उस पर अब झारखंड सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और ऑफिशियल्स को सस्पेंड करना भी
शुरू कर दिया है। तो मुद्दा तो खैर हमें पता है ही, जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या ओपिनियन आते हैं क्या नहीं आते, इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं इस नेक्सस वाले एग्जाम्पल को एथिक्स के पेपर में भी हम लिख सकते हैं कि किस तरीके से ऑफिशियल्स करप्शन का अंजाम देने लग गए हैं, कितना ही हाईटेक ज़माना आ जाए, कितना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल्स निकल ही आते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर जो मेन चीज़ है वो यही है कि नेक्सस की वजह से फेक आईडीज़ बना ली गई और फेक आईडीज़ के बेसिस पे फिर बाद में बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो बीच में ही हड़प ली गई और बच्चों को जहाँ 100 रुपये मिलने चाहिए थे वहाँ पर बच्चों को सिर्फ 50 रुपये मिले, 50 रुपये बीच में ही गायब हो गए। समझ गए? ये माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, वो स्कॉलरशिप भेजती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 10वीं से पहले की जो एजुकेशन होती है उन बच्चों को, तो उसमें ये गफला देखा गया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो देखते हैं। एक्सप्लेन पेज से हम डिस्कस करेंगे बैड बैंक के बारे में। पूरा प्रोसीजर आज और समझ में आ जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर नहीं है तो बैड बैंक क्या है, क्या अभी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, क्या कहीं वर्ल्ड में कुछ दूसरे कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है और क्या एक्सपीरियंस रहा है, पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आगे देखें। अभी हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि बिजनेसेस जो है ना वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को एयर से सीधा ही कैप्चर कर लिया जाए। तो इसको हम बोल सकते हैं इंजीनियर्ड कार्बन रिमूवल। ठीक है, ऐसे मशीन्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए जाएं, बट इसमें यहाँ पर इतना कुछ काम का है नहीं। काम का कंटेंट है इस वाले पैराग्राफ में, जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन बैक्ड जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, IPCC, उन्होंने क्या बताया था कि अगर हमें इस क्लाइमेट चेंज के कैटास्ट्रॉफ को कंट्रोल करना है, डिजास्टर्स को होने से रोकना है, तो एयर से हमें 100 बिलियन से 1 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की ज़रूरत है इस 21वीं शताब्दी में। नहीं तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट जहाँ पे फ्लड्स, ड्राउट्स ये आ रहे हैं, ये लगातार देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एग्जाम्पल है, स्विस कंपनी है क्लाइमवर्क, उन्होंने ये अपना सिस्टम तैयार किया है। ठीक है, जिसमें वो काम कर रहे हैं कि एयर से सीधा आप कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके कैप्चर करो और ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करो, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो। ठीक है, ये सुलावेसी के बारे में हमने मैपिंग ऑलरेडी देख ही लिया, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो इस पेज पे तो इतना इंपॉर्टेंट था। फिर देखें अगर इकोनॉमी पेज पे, तो इकोनॉमी पेज पे आप चलें तो आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना, LLP एक्ट के बारे में, जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इस एक्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रही है गवर्नमेंट, जिससे कि जो स्मॉल हाउसिंग है ना उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके। देखो, हाउसिंग की वजह से एक्सपेंशन मिल सकता है बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। जैसा हमने देखा था कि हाउस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, इनका कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनमें डिमांड बनेगी, साथ में जॉब क्रिएशन होगी, लोन लेंगे लोग तो पैसे का सर्कुलेशन होगा, तो इससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। तो उसी में कहीं ना कहीं LLP जो होती है, LLP का मतलब हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जो एक्ट बना हुआ है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो LLP एक्ट के बारे में आप थोड़ा देख लेना। फिर देखते हैं पूरे जो आर्टिकल हमने देखे हैं उनको डिटेल में। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वैक्सीन का मुद्दा है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ का नाम आया था, उन बॉडीज़ के बारे में जानते हैं। पहली बॉडी है जिसका नाम है गावी, जिसका फुल ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। देखो, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है। पूरे विश्व में वैक्सीन्स अवेलेबल कराने के लिए ये एक अलायंस, एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और काम क्या है, सभी के लिए एक ऐसा शेयर्ड गोल तैयार करना जिसमें कि सभी को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड हो वैक्सीन की फैसिलिटी। जैसे कि जो डेवलपिंग पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइजेशन टाइम पे प्रोवाइड किया जा सके, जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से उनकी बीमारियाँ होती है, तो क्यों ना उनको वैक्सीन टाइम पे दे करके उन बीमारियों से बचाया जा सके। मेंबर्स की बात करोगे तो गावी में डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो डोनर कंट्रीज़ हैं, जो पैसा डोनेट करते हैं, वो कंट्रीज़ दोनों साथ में आते हैं। इसके अलावा WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वैक्सीन इंडस्ट्री भी साथ में आती है। और इसके अलावा जो फिलैंथ्रोपिस्ट जो हुआ करते हैं, जो समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये हो गए।
इनके अलावा टेक्निकल एजेंसीज, कहने का मतलब ये मल्टी डिसिप्लिनरी मेंबरशिप को ओपन रखती है अपने पास में। और काम क्या है, बच्चों को, गरीब देशों में रहने वाले बच्चों को इम्यूनाइजेशन देना प्रॉपर टाइम पे। इसके अलावा मेन एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, गावी में एक स्ट्रेटजी पे काम किया जाता है जिससे कि बच्चों की ज़िंदगी को बचाया जा सके, लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड किया जाए थ्रू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जैसे कोविड-19 की बात आ गई तो इंपॉर्टेंट बात है ना, इसी कहीं इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान अप्रोच कर रहा है कि कैसे भी करके वैक्सीन की एक्सेसिबिलिटी उसको मिल जाए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो गोल्स हैं, जिसमें एमडीजी तो ऑलरेडी खत्म हो गए 2015 तक, 2015 से 2030 तक का क्या टारगेट लिया हुआ है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनके लिए भी काम कर रहा है गावी। इसके अलावा जो पार्टनर्स हैं जिनकी फंडिंग आ रही है, वहाँ से वैक्सीनेशन लेना और इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज की तैयारी करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके और अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड नए सस्ते वैक्सीन्स अवेलेबल कराए जा सके। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूशन, ये बॉडी कंट्रीब्यूट करती है कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करने में, जिससे कि हेल्थ सिस्टम जो है वो प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिलीवर कर सके हेल्थ सर्विसेज के बेसिस पे, और उस हेल्थ सर्विस को सस्टेनेबल मैनर में मेंटेन करना। इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस की बात करें या फिर वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस की बात करें, तो यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी रीजन को, हर्षवर्धन, जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई गावी के बारे में। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ने अप्रोच किया है, तो सेपी में भी अप्रोच किया। आप सेपी के बारे में देखते हैं। देखो, कोलिशन ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन, सेपी, ये भी एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए डोनेशन करता है कि कैसे भी करके जो भी इमर्जिंग इन्फेक्टियस डिजीज है जैसे कि कोरोना, ठीक है, तो इनके लिए वैक्सीन डेवलप किए जा सके। तो ये डोनेट करने वाली एजेंसी है, वो वैक्सीन अवेलेबल कराने वाली एजेंसी है। WHO का जो ब्लूप्रिंट है, जिसमें हम टारगेट किया जाता है ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज, जो टारगेटेड डिजीज हैं उनके लिए ये काम करती है, जिनमें आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड टू कोरोना वायरस, मर्स कोव या फिर सार्स कोरोना वायरस 2 जिसको कोरोना वायरस हम बोल रहे हैं, इसी तरीके से निपा वायरस हो गया, लासा फीवर हो गया, रिफ्ट वैली फीवर हो गया, चिकनगुनिया वायरस हो गया, या जो हाइपोथेटिकल, कहने का मतलब आने वाले फ्यूचर में कोई बीमारी हो जिसको डिजीज़ एक्स बोला जाता है, उन पर रिसर्च करने के लिए ये डोनेशन प्रोवाइड करता है। सेपी की अगर बात करें तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका टारगेट क्या है, इक्विटेबल एक्सेस देना। जब भी कोई आउटब्रेक हो, जैसे कोरोना का आउटब्रेक हो गया ना, तो सेपी और गावी दोनों मिलकर के इंश्योर करेंगे कि गरीब देश उनको वैक्सीन अवेलेबल हो जाए टाइम पे। तो उसी वजह से पाकिस्तान जो है इन ग्लोबल एजेंसीज के पास में चक्कर काट रहा है कि भाई हमें वैक्सीन अवेलेबल करवा दो। सेपी की अगर बात करें, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 में और इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया था 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, कोई जो समिट होती है डेवोस स्विट्जरलैंड में, जो कि जनवरी में होती है, हर साल अब होने वाली है ये मीटिंग। ठीक है, सेपी की अगर आप बात करोगे ना, तो ये देखो WHO की सब्सिडरी है, ना कोई UN की बॉडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल रही है। ठीक है, फिर आगे अगर चलें तो आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। आगे के आर्टिकल्स की कंटेक्स्ट तो हमने देखा ही, एक तो ऑक्शन को लेकर की प्रॉब्लम थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले IBC के बारे में। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। देखो, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एक इंडिविजुअल या कोई कंपनी है ना, वो अपने आउटस्टैंडिंग को रीपे करने में फेल हो जाए तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी क्या हो जाती है, जब कोर्ट या कोई भी ज्यूरिसडिक्शन रखने वाली कंपिटेंट अथॉरिटी ये डिक्लेयर कर दे कि वाकई में इंसॉल्वेंट है, ये पैसा नहीं लौटा सकता, तो ये एक लीगल डिक्लेरेशन बन जाता है, तो उसको बैंक्रप्सी बोल देते हैं। ठीक है, IBC 2016 में आया था, जिसका मेन काम था सारे केसेस को, जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स या भी स्ट्रेस लोन्स है या फिर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लोन ले लिया वापस नहीं लौटाया जा रहा, तो उनको एक साथ स्ट्रीमलाइन करके स्पीड अप वे में जल्दी से रिजॉल्व करना। क्योंकि फेल्ड बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन का कारण बनती है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी, तो जो क्रेडिटर्स हैं, उधार देने वाले हैं, उनके लिए भी। कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं काम करता है एक कॉमन फोरम तैयार करने का, एक ऐसी फोरम तैयार करना जहां पर जो उधार लेने वाला है या जो उधार देने वाले हैं उनको सबको एक साथ लाया जाए और रिजॉल्व कर दी जाए इस इंसॉल्वेंसी की
प्रॉब्लम को। आप देखोगे इस प्रोसेस को रिजॉल्व करने का टाइमलाइन भी फिक्स किया हुआ है कि मैक्सिमम 270 दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाना चाहिए अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई मुद्दा आईबीसी के अंडर में आता है। तो आप देखोगे इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना ज़्यादा एक्सटेंड होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे आईबीसी जो है इसमें केस कौन से जाते हैं, तो मार्च 2020 में देखो कोविड आउटब्रेक होने की वजह से पहले तो 1 लाख तक का केस था ना, वो भी आईबीसी में पहुंच जाता था, 1 लाख से ज़्यादा वाले, बट इसको एक्सटेंड करके अब रेंज क्या कर दी, 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का अगर मुद्दा होगा जहां पर उधार चुकाई नहीं जा रही है, इंसॉल्वेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 करोड़ से ज़्यादा के मेंबर ही अभी जा पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से भी कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करते हैं। अब इस कोड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर आप कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को क्रिएट किया जाता है, जिसमें एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बॉडी होती है, तो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, और एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड होता है, जिनका अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसको आप देखो जूम करके पॉज करके इसकी डिटेल एक बार रीड आउट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट एनसीएलटी पे। एनसीएलटी की अगर बात, एनसीएलटी तो आपको खुद को पढ़ना है। देखो एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, सेक्शन 410 के अंतर्गत ये आ जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, अपील को हियर करना। अपील किसके अगेंस्ट में, अगर मान लो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कोई वर्डिक्ट दिया है और उससे पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, तो वो अपील कर सकती है कहाँ पे, एनसीएलटी में। तो एक तो एनसीएलटी के अगेंस्ट में अपील हो सकती है, और एक आईबीसी एक्ट के अंडर में कोई मुद्दा आ रहा है, जैसे हमने बात की अभी इंसॉल्वेंसी कि एक तरफ डेटर हैं एक तरफ क्रेडिटर्स हैं, इनको साथ में ला करके 270 दिनों में रिजॉल्व कर दिया जाएगा इशू को। तो वहाँ पर अगर डेटर या फिर क्रेडिटर उनमें से कोई सा भी राजी नहीं है, आईबीसी के वर्डिक्ट्स हैं, तो वो कहाँ पहुँच सकता है अपील को लेकर के, एनसीएलटी में। ऐसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हमने देखा था कि कंपटीशन कमीशन इंडिया भी अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो उस मुद्दे से भी अगर पार्टीज राजी नहीं है तो वो भी अपना मुद्दा कहाँ ले जा सकती है अपील के लिए, एनसीएलएटी में। तो ये ध्यान रखना, एनसीएलटी, आईबीसी और सीसीआई तीनों के केसेस का अपील यहाँ पे होती है। कॉम्पोजिशन की अगर बात करो तो देखो ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट होगा और चेयरमैन होगा, और जुडिशियल मेंबर्स होंगे इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और ये अपॉइंटमेंट जो भी होगी ना, वो अपॉइंटमेंट फाइनली किसके द्वारा होगी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयरमैनशिप में एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके नॉमिनी हो गए, अपॉइंट कर दिए जाएंगे, वो तो चेयरमैन बनेंगे, चेयरपर्सन बनेंगे। फिर एक सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब एक जज सुप्रीम कोर्ट से या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो एक मेंबर के तौर पे होंगे। एक मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के सेक्रेटरी होंगे, एक मेंबर होंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, और एक मेंबर हो जाएंगे आपके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये तीनों की तीनों मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी, और प्लस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक मेंबर हो जाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये फिर बाद में रिकमेंड करेंगे और उसके बाद में इस ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। समझ रहे हो, और वो डिमांड बेसिस पे होगा, डिमांड का मतलब नीड बेसिस पे, कि हाँ कितने मेंबर्स की ये बॉडी क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि ये मुद्दा पूरा सॉर्ट आउट किया जा सके। समझ गए, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल है बेड बैंक के बारे में और किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उससे। देखो बेड बैंक के बारे में अभी बातचीत की, एक आर्टिकल हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं उनकी टेंशन कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती चली जा रही है, तो उस वजह से उनको टैकल करने के लिए क्यों ना बैंकों की बैलेंस शीट को थोड़ा फ्री किया जाए और एक ऐसी बॉडी क्रिएट की जाए कि जो केवल और केवल जो लोन स्ट्रेस में है या बैड लोन्स हैं उनको टैकल कर लिया जाए। तो इस बात को एक्सेप्ट या एक तरीके से एक एंगेजमेंट देने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अपनी रिसेंटली जो अभी एड्रेस किया था एक मीटिंग को, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली थी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं बेड बैंक होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। देखो बेड बैंक एक तरीके से इस तरीके का इंप्रेशन आता है, एक ऐसा बॉडी इंस्टीट्यूट सेटअप कर दो जो कि बैड एसेट्स को देखेगी। बैड एसेट्स का मतलब मान लो कोई इंडिविजुअल एक कंपनी खोलना चाहता है और उस कंपनी के लिए उसने बैंक एसबीआई से लोन ले लिया, और उस लोन को लेने के बाद में उसने कुछ बातें बोली कि हाँ ये हमारे
टर्म्स रहेंगी, इसके बेसिस पे मैं रिटर्न कर दूंगा पैसा। कभी तो मैं हाँ ठीक है इंटरेस्ट दे दूंगा, फिर जो मूल है प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रोवाइड करूंगा, ईएमआई में कन्वर्ट करा के वो सारा सिस्टम सेटल हो गया। बट टाइम पे ये ईएमआई को दे नहीं पा रहा है। हो सकता है कोई वजह हो, या तो हो सकता है ये खुद चोर आदमी हो, या फिर हो सकता है विजय माल्या जैसे जो जानबूझ के पैसा नहीं देना चाहते, या फिर हो सकता है कि इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं दूसरे रूल रेगुलेशन की तरफ की वजह से फंस गए, या फिर कोरोना जैसी कोई एक अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है, ये एसेट जो है ना स्ट्रेस एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके के स्ट्रेस एसेट्स की बात करें तो 2021 सितंबर आते आते जितनी लैंडिंग कर रखी है ना उसका लगभग 13.5% तक स्ट्रेस एसेट में कन्वर्ट होने वाला है। तो एनपीएस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल बैंक के लिए जो आरबीआई है हमारा, उसके लिए चिंता का कारण हमेशा बना रहता है। टेक्निकली बेड बैंक की अगर देखें तो ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो होगा क्या, वो जो स्ट्रेस्ड एसेट है ना उसको टेक ओवर कर लेगा ये बैंक। ठीक है, ये बैंक नहीं है, वैसे नाम ही है बैंक। ठीक है, ना तो यहाँ पे डिपॉजिट होगी ना लेंडिंग होगी, ये केवल स्ट्रेस एसेट को लेगा। जो बैंक मान लो एसबीआई का अभी एक स्ट्रेस करवाया था ना एक एसेट को, तो एसबीआई से एग्रीमेंट करेगा ये बैंक, बोलेगा भाई आप ये एसेट हमें दो। बोलो कितने रुपए का है, ये बोलेगा 500 करोड़ रुपए की ये एसेट है। तो ये बोलेगा भाई देखो 500 करोड़ की तो बस की बात है नहीं, 200 करोड़ में राजी हो तो ठीक है, हम रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस बात पर जैसे ही एसबीआई राजी होगा तो एसबीआई की बैलेंस शीट फ्री, और इधर से फिर बैंक जो है फिर इस एसेट को रिजॉल्व करने के लिए हो सकता है इसके मटेरियल को बेच दे, बिल्डिंग प्रॉपर्टी इनको बेच दे, कैसे भी करके अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो एक तरीके से ये काम क्या हो गया, इस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दूसरे को दे दिया, दूसरी कंपनी को दे दिया, अडानी ग्रुप को दे दिया विजय माल्या की कोई प्रॉपर्टी, और अडानी ग्रुप ने उसको रन कराना शुरू कर दिया, है कि नहीं। तो इस तरीके से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ही है, बैंक नहीं है ये कोई, जो मैंने आपको बताया। ना तो मनी लैंड करेगा, ना कोई ये डिपॉजिट्स लेगा। ठीक है, देखो ये पहली बार नहीं है कि बेड बैंक के बारे में आइडिया आया हो। रघुराम राजन जो हमारे गवर्नर रहे हुए हैं आरबीआई के, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल मना कर दिया। इसका मतलब तो ये हो गया, बोला कि एक पॉकेट में लोड है गवर्नमेंट के, क्योंकि सरकार ही तो बनाएगी ना बेड बैंक को भी। तो बोले कि एक पॉकेट में सरकार के लोड आ गया, तो सरकार तो दिमाग लगा करके एक पॉकेट से दूसरा पॉकेट में लोड डाल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर बात आ जाती है वो इंटरनेशनली कोई बने हुए हैं, तो बोल लो यूएस में 1988 में बना था मेलन बैंक। ठीक है, इसका काम क्या था, इसी तरीके से स्ट्रेस्ड एसेट को ठीक करना। तो इसको फॉलो करते हुए स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया था, एक एआरसी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके तौर पे। बट वही बात है, वहाँ पर कुछ जगहों पर तो सफलता मिली, और कई जगहों पर क्या हुआ, बैंक जो थे ना वो रेकलेस हो गए, वो बड़े लापरवाह हो गए, क्योंकि बैंकों को तो फ्री, अब एसबीआई को आपने फ्री कर दिया तो एसबीआई अब आगे क्या सोच समझ के लैंडिंग करेगा। वही रिस्क सुबह हमने जो एडिटोरियल में डिस्कस की थी, वही रिस्क यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो हमें क्या ज़रूरत है बेड बैंक की, देखो रघुराम राजन जी के टाइम पे ही, जब वो गवर्नर थे उसके टाइम पे ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने ये बोला कि इससे पहले एसेट क्वालिटी रिव्यू किया जाए कि कौन सा एसेट बिकने लायक है, कौन सा एसेट बिल्कुल गया गुजरा है, और कौन सा एसेट को अगर थोड़ा बहुत भी बूस्ट मिल जाएगा, बूस्ट का मतलब उसके कर्जे में थोड़ी कमी कर देंगे तो काम कर जाएगा। तो क्यों ना एक एसेट क्वालिटी रिव्यू किया जाए। उस चीज़ के लिए हामी कर दी थी, बट वही चीज़ है, इसको भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। तो एआरसी तो वैसे ही बहुत बड़ा अपने आप में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही रह गया। तो वही बात अभी कहीं ना कहीं फिर से आ रही है कि भाई क्यों ना फिर एक बेड बैंक इस्टेब्लिश कर दिया जाए जो कि बेड लोन्स को टैकल करे। ठीक है, आरबीआई की अगर बात करें तो अभी जो दास साहब हैं, शक्तिकांत दास साहब, इन्होंने कहा है कि रेडी है, डिस्कशन तो हो ही सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रेडी है कि बातचीत हो जाए। विरल आचार्य जी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रहे हुए हैं, तो इन्होंने स्ट्रेस्ड एसेट्स को टैकल करने के लिए अपनी तरफ से एक मॉडल दिया था। उस मॉडल में दो मॉडल दिए थे। पहला तो प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का दिया था उन्होंने ये कहा, देखो कुछ सेक्टर्स हैं जो स्ट्रेस में है, जैसे कोविड-19 के बाद में सर्विस सेक्टर, होटल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, स्ट्रेस में है। ओके, तो क्यों ना फिर उस स्ट्रेस्ड सेक्टर में आप थोड़ा सा पैसा डाल दो, या फिर उनके ऊपर कर्जे का थोड़ा सा लोड कम कर दो, तो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो एक तो इसलिए बोला ये प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी आप स्टैब्लिश कर दो। दूसरा इन्होंने बोला
कि एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टैब्लिश कर दो कि मान लो कुछ सेक्टर है कि वहां पर तो कोई स्कोप ही नहीं दिखाई दे रहा कि रिवाइव भी कर सकता है, तो उसको लिक्विडेट कर दो। ठीक है, तो उस चीज के लिए इन्होंने बोला नेशनल मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टैब्लिश कर दो। ये दोनों मॉडल के लिए बोला, पर इन पे भी कोई काम नहीं हुआ। फिर बात आ जाती है कि क्या वाकई में ये बैड बैंक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। तो देखो, रघुराम राजन जी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये तो एक तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाने का काम है, बाकी कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट यहाँ पर है। सुबह भी हमने एक कंसर्न देखा था कि अगर बैड बैंक स्टैब्लिश किया जा रहा है और उसमें अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फिर भी बना रहता है, तो फिर मतलब क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ही तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है ना। अगर प्रोफेशनल्स अपने हिसाब से काम करें, देखो वैसे तो फुल प्रूफ प्रोफेशनल्स भी नहीं होते, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का गफला देखो, चंदा कोचर, राणा कपूर का गफला देखो, यस बैंक, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते। बट वही चीज़ है कि क्या ये कर सकता है, तो बोले इसमें डाउट है। वजह, बोले इसका एग्जाम्पल यूएसए में ऑलरेडी देख चुके हैं। जब ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम यूएसए ने जब शुरू किया था ना, तो वहाँ पर बड़ी लापरवाही दिखानी शुरू कर दी थी बैंकों ने। तो बोले इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनती चली जाएगी। ऐसा नहीं है ये कोई आप सिल्वर बुलेट नहीं बोल सकते कि हाँ आपने दे दी बीमारी सही हो गई, नहीं। अब बात आ जाती है बैंकिंग सिस्टम ने ऐसा कोई प्रपोजल दिया? जी हाँ, बिल्कुल, ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम तो पहले से तैयार कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इसको चेयर करते हैं कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस काउंसिल के पास में भी बातचीत पहले जा चुकी है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा या फिर जो भी लीडिंग बैंक्स हैं उनके द्वारा, कि क्यों ना आप स्ट्रेस एसेट्स को मेंटेन करने के लिए एक बैड बैंक स्टैब्लिश कर दो, एआर से स्टैब्लिश कर दो, जिसको हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं। बट वही बात है, अंडर कंसिडरेशन है, काम हो नहीं पाया। दूसरा, अगर देखें एनपीए हम कब डिक्लेयर कर देते हैं? एनपीए के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पर, और आप इसके बारे में इकोनॉमी पढ़ते हो, कि जब एक इंडिविजुअल अपनी लाइबिलिटीज़ को जब पे करने की बात आती है, उधार लिया आपने बैंक से और आप उधार चुका नहीं पा रहे हो, ना तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हो ना उसका मूल चुका पा रहे हो, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, 90 दिनों तक, तो आप एक एनपीए क्रिएट कर चुके हो। ये इसकी डेफिनेशन होती है, समझ गए? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लॉकडाउन में कितनी सारी प्रॉब्लम रही है, इसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये आइडिया फिर से फ्लोट हो रहा है। एनपीए इशू कितना ज़्यादा भारी बन गया ये मैंने आपको बता दिया कि सितंबर 2020 में स्ट्रेस एसेट थे 7.5%, जो बढ़ करके 13.5% तक बढ़ जाएंगे सितंबर 2021 आते, तो ये बड़ी चिंता का कारण है। पीएसयूज़ की बात करोगे तो उनका स्ट्रेस एसेट तो और भी बुरा है, ये तो ओवरऑल था। और पीएसयूज़ की बात करोगे ना, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पीएसबीज जो होते हैं, वहाँ पर 9.7% स्ट्रेस एसेट था सितंबर 2020 में, वो बढ़ के 16.2% हो जाएगा सितंबर 2021 में। तो इसके लिए केवी कामत कमेटी स्टैब्लिश की गई थी स्ट्रेस एसेट को एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, कि किस तरीके से मतलब कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है लॉकडाउन की वजह से या फिर कोविड-19 की वजह से, तो इनको कैसे रिफॉर्म किया जा सके, इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पे कैसे लाया जा सके। तो केवी कामत कमेटी ने क्या कहा था कि बोला टोटल पेंडेमिक के बाद में इफेक्टिवली अगर आप एसेट्स को देखोगे स्ट्रेस में, तो लगभग जितना लोन दे रखा है ना, उस लोन का 37%, मतलब नॉन फूड बैंकिंग, खाने पीने के लिए लोन दे रखा हो वो नहीं, फूड के लिए दे रखा है वो नहीं, उसके अलावा जो लोन दिया हुआ है तो उसका 37% लोन तो भाई अंडर स्ट्रेस है। और उसकी वॉल्यूम कितनी है? 37.72 लाख करोड़, ये यहाँ पे लाख हो रहेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है हमारा बैंकिंग सिस्टम। तो वही बात है, बैंक में अगर बैड बैंक स्टैब्लिश भी कर रहे हो ना, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो सुबह हमने आर्टिकल देखा था, बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और मैंने आपको जो टास्क बताई थी, अगर आपने वो कर ली तो बहुत बढ़िया, नहीं करी तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज़ आई हुई है, उनकी रिकमेंडेशंस को आप लिख लो, उन कमिटीज़ के नाम भी ज़रूर लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से मोटी मोटी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।